ढोलकपुर नामक गांव में मोहन नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी इकलौती बेटी के साथ रहता था। उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब थी। वो बहुत गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन उसके घर गांव का जमींदार धनीराम सेठ आता है और कहता है, मुझे उधार दिए हुए सालों बीत गए हैं, पर तूने आज तक एक पाई भी वापस नहीं लौटाई है। आज मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। बस 2 दिन की मोहलत और दे दीजिए सेठ जी। कल मेरा बेटा शहर से लौटने वाला है। जैसे ही वो वापस आएगा, मैं सबसे पहले उसको आपके पास भेजूंगा और वह आपके सारे पैसे चुका देगा। आपने इतने सालों तक सब्र रखा है, तो क्या आप सिर्फ 2 दिन और नहीं रुक सकते? मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरी मजबूरी को समझिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन की और मोहलत देता हूँ। अगर 2 दिनों में मेरे पैसे मुझे नहीं मिले, तो तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक कर तुम्हें भी इस गांव से बाहर फिकवा दूंगा। ऐसा बोलकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। तब मीरा अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, भैया 2 दिन में आ जाएंगे ना? अगर इस बार भैया नहीं आए तो जमींदार हमें गांव से निकलवा देगा। इस बार वह हमारी एक भी नहीं सुनेगा। आज देखा नहीं आपने, वह कितना गुस्से में था। वह तो आज ही हमें निकाल देता। तुम फिक्र मत करो बेटी, रमेश ने कहा है वह जरूर आएगा और उसने पैसों का इंतजाम भी कर लिया है। उसके आते ही जमींदार के सारे पैसे लौटा दूंगा, फिर फिक्र करने की कोई बात नहीं। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन रमेश नहीं आता है। दोनों बाप बेटी रमेश का इंतजार कर रहे थे। फिर एक आदमी मोहन के घर आकर बोलता है, अरे मोहन, गजब हो गया। जिस कारखाने में तुम्हारा बेटा काम करता था, उस कारखाने में बहुत भीषण आग लग गई है और उस कारखाने में काम करने वाले जितने भी लोग थे, सारे के सारे बहुत बुरी तरह से जल गए हैं और खबर मिली है कि उसमें से कोई भी नहीं बचा। और इस कारखाने में तुम्हारा बेटा भी काम करता था। ये सुनकर मोहन के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और वह फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, यह क्या कर दिया आपने? अब क्या होगा मेरा और मेरी बेटी का? हम कैसे जिएंगे? ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। उनके गांव में एक आदमी सूटकेस लेकर आता है। उसी समय जमींदार भी वहां से गुजर रहा था। अरे भाई साहब, जरा सुनिए, यहाँ मोहन जी का घर कहाँ है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? तुम कौन हो और कहां से आए हो? इस गांव के तो नहीं दिखते। आप तो जानते ही होंगे कि मोहन जी के बेटे की कारखाने में आग लगने की वजह से मृत्यु हो गई थी। उसने इतने सालों तक बहुत मेहनत करके बहुत सारे पैसे जमा कर लिए थे। वह सब लेकर घर आने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ये दुर्घटना हो गई, जिस वजह से अब कारखाने के मालिक ने उनके परिवार वालों के लिए पैसे भेजे हैं। मैं उसके वही पैसे उसके पिता मोहन जी को देने आया हूँ। ये सुनकर जमींदार के मन में लालच जाग जाता है और वह सोचता है, क्यों ना मैं इसे बोल दूं कि मैं ही मोहन हूँ और इससे सारे पैसे ले लूं। वैसे भी मोहन ने मुझसे कर्जा लिया है, वह खुद तो मुझे चुकाने से रहा। मैं इसी से ही पैसे ले लेता हूँ, जिससे मुझे कर्ज का पैसा भी मिल जाएगा और मेरा काम भी बन जाएगा। पर इसके लिए मुझे इसे यहीं से भगा देना होगा। अरे भाई, तुम एकदम सही आदमी से मिले हो। मैं ही मोहन हूँ और जिसकी बात तुम कर रहे हो वह मेरा ही बेटा था। अच्छा हुआ भाई साहब, आप मुझे यहीं पर मिल गए, वरना मुझे पूरे गांव में कहां कहां भटकना पड़ता। ये लीजिए आपकी अमानत, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वह आदमी वहाँ से चला जाता है और जमींदार वह सूटकेस लेकर अपने घर आ जाता है। जैसे ही वह सूटकेस खोलकर देखता है, उसमें ढेर सारे पैसे होते हैं। जमींदार ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटी, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? हम तो पूरी तरह से रमेश के भरोसे पर थे, लेकिन पता नहीं ईश्वर ये कैसी परीक्षा ले रहा है। रमेश ही तो हमारा सहारा था, भगवान ने उसे भी हमसे छीन लिया। भगवान इतने कठोर दिल कैसे हो सकते हैं? कभी कभी लगता है कि भगवान है ही नहीं। अगर होते तो हमारे साथ इतना सब नहीं होता, जबकि हमने किसी का बुरा भी नहीं चाहा। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं भी आपका काम में आपका हाथ बटाऊंगी। हम कुछ ना कुछ करके जमींदार का कर्ज लौटा ही देंगे। आप फिक्र मत कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। मीरा दूसरों के घर में काम करने और खाना बनाने का काम करने लगती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं।
एक दिन मीरा पानी लेने जमींदार के कुएं पर जाती है और उसी दिन जमींदार के दोस्त का बेटा अरुण जमींदार के घर आता है। तभी उसकी नजर मीरा पर पड़ती है। वह मीरा को देखकर उसे पसंद करने लगता है। फिर वह अंदर चला जाता है। प्रणाम चाचा जी, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं आपके दोस्त मदनलाल का बेटा हूँ। मेरा नाम अरुण है। अरे बेटा अरुण, तुम कितने बड़े हो गए हो। तुम्हें जब पिछली बार देखा था तब तुम बहुत छोटे थे, इसलिए तुम्हें पहचान नहीं पाया। बोलो बेटा, कैसे आना हुआ? वो क्या है ना चाचा जी, दरअसल पिताजी ने एक जमीन का सौदा करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। बस वही जमीन देखने के लिए मैं आया हूँ। इस सिलसिले में आपसे थोड़ी बात करनी थी। अच्छा, तो तुमने अब अपने पिताजी का कारोबार भी संभालना शुरू कर दिया है? हाँ चाचा जी, थोड़ा बहुत मैं भी देख लेता हूँ। अब पिताजी की उम्र के कारण उनसे ज्यादा काम नहीं हो पाता है, इसलिए अब मुझे ही करना पड़ता है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। आपसे एक बात पूछनी थी चाचा जी। दरअसल मैं जब आ रहा था तब कुएं के पास मैंने एक लड़की को देखा। क्या आप बता सकते हैं कि वह लड़की कौन है? लड़की? कौन सी लड़की अरुण बेटा? वह आपके घर के सामने जो कुआं है, उस कुएं पर मैंने एक लड़की को पानी भरते देखा। क्या आप बता सकते हैं वह कौन है? रुको अरुण बेटा, तुम चाय पियो, तब तक मैं देख कर आता हूँ। जमींदार बाहर जाकर कुएं की ओर देखता है तो कुएं पर उसे खुद की ही बेटी राधा दिखाई देती है। मीरा वहां से जा चुकी होती है। अरे अरुण बेटा, जिस लड़की के बारे में तुम पूछ रहे हो वह मेरी ही बेटी है। अच्छा ठीक है चाचा जी, मुझे लगा कौन है, जाने दीजिए, छोड़िए, आप बताइए आप कैसे हैं? अरुण बात को पलट देता है, लेकिन जमींदार को इस बात पर शक हो जाता है। मुझे लगता है अरुण बाबू को मेरी बेटी पसंद आ गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरी बेटी राधा इतने बड़े खानदान में चली जाएगी तो उसका नसीब ही चमक जाएगा। इतने अमीर लोग मुझे और कहीं नहीं मिलने वाले। इतना सोचकर जमींदार मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। अच्छा चाचा जी, मैं अब निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे नहीं बेटा, 1-2 दिन रुक कर जाओ, जरा गांव की शुद्ध हवा में रहो। शहर में तो रोज ही रहते हो, हमें भी थोड़ा मौका दो तुम्हारी खातिरदारी करने का। नहीं चाचा जी, इस बार नहीं, अगली बार आऊंगा तो जरूर रुकूंगा। इतना कहकर अरुण वहां से चला जाता है और घर जाकर डरते हुए अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैंने गांव में एक लड़की देखी है। मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अरे बेटा, तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? पिताजी, वह आपके गांव के दोस्त हैं ना, जिनके यहाँ आपने मुझे आज भेजा था। उन्हीं की लड़की से मुझे शादी करनी है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है बेटा। वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो बिल्कुल भी मना नहीं करेगा। मैं कल ही उसके पास जाकर शादी की बात करता हूँ, वो भी ये सुनकर बहुत खुश होगा। दूसरे दिन अरुण के पिता और अरुण जमींदार के यहाँ जाते हैं। अरे मेरे दोस्त मदनलाल, बहुत दिनों बाद आज मिल रहा है। तू तो बहुत बड़ा आदमी हो गया है यार। याद है हम दोनों ने साथ में ही कारोबार शुरू किया था। आज तू कहां से कहां पहुंच गया। आज तो तूने मुझे बहुत खुश कर दिया, जो अपने पूरे परिवार के साथ मेरे घर आ गया। मैं तुझे देखकर बहुत खुश हूँ। अरे यार, अरुण की वजह से हमें अभी आना ही पड़ा। दरअसल अरुण को तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आ गई है और वह उससे शादी करना चाहता है। उसी की बात करने के लिए हम यहाँ आए हैं। हाँ मदनलाल, ये तो अच्छी बात है। तुमने आज मेरा दिल खुश कर दिया। हमारी दोस्ती आज रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। चलो अभी अपनी बेटी को बुलाओ, हमें उसे देखे बरसों हो गए हैं। जब हमने उसे देखा था तब वह 8 वर्ष की थी। तभी जमींदार अपनी बेटी को आवाज लगाता है और बोलता है, अरे बेटा राधा, जरा यहाँ तो आना। जैसे ही राधा अंदर आती है, अरुण उसे देखकर दंग रह जाता है और बोलता है, अरे चाचा जी, जिसे मैंने उस दिन देखा था, ये वह लड़की नहीं है, वह लड़की कोई और थी। यह आप क्या बोल रहे हो अरुण बाबू? आपने उस दिन जिसे देखा था, ये वही लड़की है। ठीक से देखिए, शायद आप भूल गए हो। ये वही लड़की है जो उस दिन कुएं के पास खड़ी थी। नहीं चाचा जी, मुझे अच्छी तरह से याद है, ये वह लड़की नहीं है। इतना सुनकर जमींदार सोच में पड़ जाता है। कहीं अरुण बाबू ने उस फटीचर मोहन की लड़की मीरा को तो नहीं देख लिया।
उस दिन वही थोड़ी देर पहले वहाँ पानी भरने आई थी। और शायद अरुण बाबू उसी की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ भी करके मोहन और उसकी बेटी को इस गांव से भगाना ही होगा, इससे पहले कि अरुण बाबू उसे गांव में जाकर ढूंढ ले। ठीक है अरुण बेटा, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद उस लड़की को आपके लिए ढूंढ कर लाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। अरुण, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम तो तुम्हारे कहने पर ही यहाँ आए थे। तुमने ही कहा था कि तुम्हें उनकी बेटी पसंद है, और सच कहूँ तो मुझे भी राधा बहुत पसंद आई है। अब तुम किस लड़की की बात कर रहे हो ये समझ में नहीं आ रहा। हमें तो यही लड़की ठीक लगी है, और मेरी तो यही ख्वाहिश है कि तुम्हारा रिश्ता मेरे दोस्त के घर में ही हो। राधा में कौन सी कमी है? बहुत समझदार, संस्कारी और अच्छी लड़की है बेटा। पर पिताजी, मुझे तो उस लड़की से शादी करनी है जिसे मैंने उस दिन कुएं के पास देखा था। चलो दोस्त, फिर अब हम चलते हैं। तुम्हें हमने तकलीफ दी, उसके लिए हमें माफ कर देना। नहीं मदनलाल, इसमें तकलीफ कैसी? शायद मुझे ही सुनने या समझने में गलती हो गई होगी, पर मैं कोशिश करूंगा कि उस लड़की को जल्द से जल्द ढूंढ लूं। फिर मदनलाल और अरुण अपने घर चले जाते हैं और घर पहुंचकर मदनलाल अरुण से बोलता है, अरे अरुण, तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? पता नहीं मेरे दोस्त को कितना बुरा लगा होगा। पर पिताजी, मैंने जिस लड़की को देखा था वह आपके दोस्त की बेटी नहीं थी, वह कोई और थी। और पिताजी, मैं ऐसे ही किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैं उस लड़की से ही शादी करना चाहता हूँ जिसे मैंने उस दिन देखा था। पर अरुण बेटा, बात यह नहीं है। बात तो ये हो रही है कि मेरे दोस्त का तुमने अपमान किया है, और तुम कहाँ किसी लड़की की बात कर रहे हो? तुम्हें इससे अच्छी लड़की और कहीं नहीं मिलेगी। तुम्हें इसी से शादी करनी होगी। नहीं पिताजी, मैं राधा से शादी नहीं करूँगा। पर तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो उसका कोई अता पता भी नहीं है। कहाँ ढूंढोगे तुम उसे? पिताजी, मैं कुछ भी करके उसे ढूंढ लूंगा, बस मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूँ। अगर 1 हफ्ते में तुमने उस लड़की को ढूंढ लिया तो ठीक है, वरना तुम्हें राधा से ही शादी करनी होगी। हाँ पिताजी, आप जैसा ठीक समझे। अरुण को पूरे गांव में वही फटीचर मोहन की बेटी ही मिली। मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगा। कहाँ मेरी बेटी और कहाँ वह भिखारी की लड़की मीरा। उन्होंने मेरी बेटी को ठुकरा दिया, मैं उन्हें मजबूर कर दूंगा उसी से शादी करने को। अरुण के वापस आने से पहले मैं मोहन को गांव से बाहर फेंकवा दूंगा। अरे हाँ, उसके बेटे के जो पैसे शहर से आए थे वह तो मेरे पास है। अब मैं उस कर्ज के पैसे वापस मांगूंगा। ना चुका पाए तो उसका घर भी हड़प लूंगा और उसे भगा दूंगा। फिर देखता हूँ कौन बनती है बहू, मेरी बेटी ही बनेगी। जमींदार मोहन के घर जाता है और बोलता है, मोहन, तुम मेरे अच्छा होने का फायदा उठा रहे हो। मैं इतने दिनों से चुप इसलिए बैठा हूँ क्योंकि तुम्हारा बेटा अभी अभी गुजरा है, और उसके गुजरने की वजह से मैं खुद से तुम्हारे यहाँ नहीं आया, पर मैं तुम्हारी राह देख रहा था। पर तुम तो मेरी अच्छाई का फायदा उठा रहे हो। अब मैं कुछ नहीं सुनने वाला। अब तो मेरा सारा पैसा लौटा दो, और वैसे भी मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मोहलत दे दी है। जमींदार जी, मैं इतने सारे पैसे अभी कहाँ से लौटा पाऊंगा? आपको तो पता है अब मेरा बेटा भी नहीं रहा। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। अगर पैसे नहीं है तुम्हारे पास तो अभी के अभी मुझे यह घर खाली करके दे दो। मैं इसे बेचकर मेरा कर्ज वसूल कर लूंगा। बस अब बहुत हो चुका। नहीं जमींदार जी, ऐसा मत कीजिए, ऐसे तो मैं रोड पर आ जाऊंगा। मैं इतने दिनों से तुम पर तरस खाकर तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरे सिर पर बैठ जाओ। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। बस तुम यह घर खाली कर दो और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं मेरे लोगों को कहकर तुम्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। चलिए पिताजी, अब हम खुद को झूठी तसल्ली नहीं दे सकते। हम यूं लकड़ियां बेचकर और दूसरों के घरों में काम करके जमींदार के पैसे नहीं लौटा पाएंगे। हमें ये घर छोड़कर जाना ही होगा। इतना कहकर मीरा अपने पिताजी को लेकर घर से बाहर चली जाती है और दूर जंगल में जाकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगती है। और इसी के चलते मीरा के पिता की तबीयत खराब हो जाती है, और इसी वजह से अपने पिताजी का लकड़ी बेचने का काम मीरा संभाल लेती है और किसी भी तरह से घर चलाने लगती है।
मैं तो कितना खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तेरे जैसी बेटी मिली, और मेरी वजह से तुझे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए। आपकी सेवा करने के लिए मुझे कोई मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। आपकी सेवा करने में कैसी मुश्किल पिताजी? मैंने खाना बनाकर रख दिया है, आप खाना खा लेना। मैं लकड़ी तोड़ने जा रही हूँ, जल्दी लौट आऊंगी। इतना कहकर मीरा जंगल में लकड़ी काटने चली जाती है। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है, पर मीरा जंगल से नहीं लौटी। इसी वजह से मोहन बहुत परेशान हो जाता है। मीरा को अभी तक आ जाना चाहिए था, पर वह अभी तक नहीं आई। कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। मुझे अपनी बच्ची को जाकर ढूंढना चाहिए। मैं घर पर ऐसे हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। इतना कहकर मोहन मीरा को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में मोहन की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वह चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। और यहाँ मीरा घर पहुँच जाती है। तभी अरुण मीरा को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचता है। वह देखता है कि एक बूढ़ा आदमी जमीन पर बेसुध पड़ा है। वह मोहन के पास जाता है और बोलता है, बाबा आप ठीक तो हो ना? इतना कहकर वह मोहन को उठाता है और किसी तरह उठाकर एक पेड़ के नीचे बैठा देता है और बोलता है, अरे बाबा, आप इस जंगल में क्या कर रहे हो? आपकी तबीयत भी बहुत खराब लग रही है। अरे बेटा, क्या बताऊं, मैं अपनी बेटी मीरा को ढूंढने के लिए जंगल में आया था। वो लकड़ियां तोड़ने गई थी, पर अब तक घर नहीं लौटी। पता नहीं कैसे मुझे चक्कर आ गया। कोई बात नहीं बाबा, बस आप मुझे आपके घर का पता बताइए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। तभी अरुण मोहन को लेकर उनके घर जाता है और जैसे ही अरुण की नजर मीरा पर पड़ती है, वह हैरान हो जाता है और बहुत खुश भी हो जाता है। पिताजी, आप ठीक तो हो ना? बेटा मैं तो ठीक हूँ, तुम्हें ढूंढने बाहर गया था। पता नहीं कैसे मुझे चक्कर आ गए थे और मैं बीच राह पर गिर गया था। तभी इन्होंने मेरी मदद की और मुझे घर तक लेकर आए। अगर यह वहाँ नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे पिताजी की मदद की। हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। बाबा, आप गांव के बाहर ऐसे जंगल में इस छोटी सी झोपड़ी में क्यों रह रहे हो? तब मोहन अपनी सारी आपीती बताता है और जमींदार की सारी करतूत भी और अपने बेटे के बारे में भी बताता है कि कैसे उसने उसको एक कारखाने की आग में खो दिया। ये सुनकर अरुण बोलता है, बाबा, वह कारखाना हमारा ही था, मैं ही उस कारखाने का मालिक हूँ। दरअसल तकनीकी खराबी की वजह से वहाँ आग लगी थी। उसमें काफी लोग मारे भी गए थे, लेकिन मैंने मुआवजे के तौर पर सभी परिवारों को 5 लाख रुपए भिजवाए थे। पर बेटा यहाँ तो कोई भी नहीं आया, हमें कोई पैसा भी नहीं मिला। अगर मिल जाते तो तुम ही सोचो, हम यहाँ जंगल में ही क्यों होते। ये सुनकर अरुण को धक्का सा लग जाता है। अरुण बोलता है, बाबा आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं इस बात का पता लगाकर आपको आपके पैसे दिलवा कर रहूंगा। दूसरे दिन अरुण अपने आदमी को लेकर मोहन के घर आता है और पूछता है, पर वह आदमी साफ इनकार कर देता है और बोलता है, नहीं साहब, मैंने वह पैसे इनको नहीं दिए, मैंने वह पैसे मोहन नाम के एक आदमी को दिए हैं। उसने ही कहा था कि उसका नाम मोहन है और वह रमेश का पिता है, और मैंने वह सूटकेस उनको दे दिया था और मैं फिर वहां से चला आया। मुझे नहीं पता था कि वह मुझसे झूठ बोल रहा है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह आदमी कौन है जिसको तुमने पैसे दिए हैं? हाँ साहब, मैं अगर उसे देख लूँ तो मैं उसको पहचान जाऊंगा। मैं तुम्हें 3 घंटे का वक्त देता हूँ, मुझे जल्द से जल्द वो इंसान चाहिए। पूरे गांव में पता करो जिसको तुमने पैसे दिए हैं। थोड़ी देर बाद वह आदमी आता है और बोलता है, मालिक, मैंने पता कर लिया, उस आदमी का नाम मोहन नहीं धनीराम सेठ है और वही इस गांव का जमींदार है। उसी ने मुझसे झूठ कहा था कि वह मोहन है। इतना बड़ा धोखा मैं सोच भी नहीं सकता कि जमींदार इतना गिर सकता है। उसने मेरे बेटे के सारे पैसे खुद रख लिए और ऊपर से हमें घर से भी निकाल दिया। बाबा आप फिक्र मत करिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। अरुण मन ही मन सोचता है, अच्छा तो ये बात है, अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाने के लिए उन्होंने जानबूझकर मीरा और उसके पिताजी को गांव से बाहर निकाल दिया ताकि मैं उसे कभी ढूंढ ना सकूं और मेरी शादी उसकी लड़की राधा से हो जाए।
अच्छा तो अब मैं देखता हूँ इसे कैसे सबक सिखाना है। फिर अरुण अपने आदमी को लेकर जमींदार के घर जाता है। जैसे ही जमींदार उस आदमी को देखता है, वो हक्का बक्का रह जाता है। तभी वह आदमी बोलता है, हाँ साहब, यही है जिसने मुझसे कहा था कि वह मोहन है, मैंने इसी को पैसे दिए। ये सुनकर जमींदार के पसीने छूट जाते हैं। वो अरुण के सामने बहुत शर्मिंदा हो जाता है। चाचा जी, ये सब आपने किया है, मुझे तो यकीन नहीं होता। आपने एक गरीब आदमी के हक का पैसा उससे छीन लिया। आपको पता है रमेश के पिताजी को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। और इतना ही नहीं, आपने उनके पैसे लेकर भी उन्हें इस गांव से बाहर निकाल दिया। आपने तो इससे सारे पैसे ले लिए थे, फिर आपने ऐसा क्यों किया? जवाब दीजिए। अरुण बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं पैसों के लालच में आ गया था और अपनी बेटी के मोह में अंधा हो गया था, इसलिए मैंने ऐसा किया। जब तुमने लड़की के बारे में बताया, तभी मैं पहचान गया था कि वह लड़की कोई और नहीं, मीरा ही थी। इसलिए मैंने ये चाल चली और मीरा और उसके पिताजी को इस गांव से निकलवा दिया, ताकि तुम्हें वह लड़की नहीं मिले और मजबूरन तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़े। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं बहक गया था। तभी मदन लाल भी वहाँ पर आ जाता है। उसे भी यह सारी घटना पता चल जाती है और वह भी जमींदार को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। और फिर अरुण और उसके पिताजी मीरा के घर जाते हैं और सारे पैसे उसके पिताजी को देते हैं और उसके पिताजी से मीरा का हाथ भी मांगते हैं। अरुण को उसका प्यार मिल जाता है और वह खुशी खुशी रहने लगते हैं। उदयपुर नामक नगर में एक राजा राज्य किया करता था। उसकी जनता उससे बहुत प्रसन्न रहती थी, लेकिन कुछ समय से उसके राज्य में चोरियां होने लगी। चोरों के गिरोह ने ऐसा आतंक मचाया कि लोगों को रात भर नींद नहीं आती थी। अब वो सब बहुत परेशान रहने लगे। परेशान होकर नगर के कुछ अमीर व गरीब लोग महाराज के दरबार में पहुँचे। दुहाई हो महाराज, हमारा जीना दुश्वार हो चुका है। नगर में हो रही चोरियों से हमारी नींद हराम हो गई है। अगर जल्दी ही चोरों को ना पकड़ा गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे महाराज। हमें राज्य में हो रही चोरियों के बारे में ज्ञात है, परंतु हमें अफसोस है कि अभी तक चोरों को पकड़ने में हमारे सैनिक सफलता प्राप्त नहीं कर सके हैं। लेकिन आप लोग विश्वास रखिए, चोर जल्दी ही पकड़े जाएंगे। आप लोग निश्चिंत होकर अपने घरों को जाइए। हम वादा करते हैं कि चोरों को पकड़ने में हम कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद महाराज ने बगल में ही खड़े अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप ऐसा कीजिए कि हमारे गुप्तचरों को चारों दिशाओं में चोरों की तलाश में भेज दीजिए। जब तक चोर नहीं पकड़े जाएंगे हमारे दिल को चैन नहीं मिलेगा। जो आज्ञा महाराज। महाराज की आज्ञा पाकर मंत्री जी ने अपने गुप्तचरों को चारों ओर फैला दिया। नगर के पास ही के जंगल में कुछ साधु निवास करते थे। एक दिन वो साधु आपस में बात कर रहे थे। साथियों, नगरवासियों के माल पर तो हमने काफी हाथ साफ कर लिया, अब मैं सही खजाना चुराना चाहता हूँ। चरण सिंह, लेकिन हमारी तलाश में तो जासूस लगे हुए हैं। चिंता मत करो साथियों, वो सोच भी नहीं सकते कि हम साधु के रूप में यहाँ जंगलों में छुपे हुए हैं। मैंने बहुत ही अच्छी योजना तैयार की है साथियों, लेकिन क्या चरण सिंह? मेरी नजर राज दरबार के शाही खजाने पर है, परंतु मुझे एक बार सही खजाना और उसकी व्यवस्था देखनी होगी। ये काम तो बहुत मुश्किल है चरण सिंह। मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है साथियों, मैं आज ही जाऊंगा और खजाना के बारे में पता लगाकर ही लौटूंगा। इसके बाद वह साधु, जो असल में एक चोर था, वह घूमते टहलते महाराज के दरबार में जा पहुंचा। उसने महाराज के बारे में सब कुछ पहले ही पता कर लिया था। उसे पता था कि महाराज की कोई संतान नहीं है और महाराज और महारानी इसकी वजह से बहुत चिंतित रहते हैं। जब वह महाराज और महारानी के सामने उपस्थित हुआ तो महाराज ने उससे कहा, प्रणाम ऋषिवर, कहिए कैसे आना हुआ, आइए स्थान ग्रहण कीजिए। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम एक जगह पर इतना समय बिता सके। मुझे तुम्हारे कष्ट का ख्याल आया तो मैं यहाँ चला आया। मुझे पता है तुम्हारा विवाह को 10 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी तुम्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई है। शायद हमारे भाग्य में संतान का सुख ही नहीं है। तुम चिंता मत करो राजन, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा कि तुम्हें जुड़वा पुत्रों की प्राप्ति होगी। क्या कहा ऋषिवर, आप सच में ऐसा उपाय बताएंगे? सुनो राजन, मुझे तुम्हारे शाही खजाने से एक स्वर्ण मुद्रा चाहिए।
एक क्यों? आप जितनी चाहे उतनी स्वर्ण मुद्राएं ले सकते हैं। नहीं राजन, मुझे मात्र एक ही स्वर्ण मुद्रा चाहिए। मैं उस मुद्रा पर एक मंत्र पढ़कर महारानी को दूंगा, जिसे जब तक महारानी पुत्र प्राप्त न कर सके उसे अपने पास ही रखें। ठीक है ऋषिवर, अभी एक स्वर्ण मुद्रा मंगवाते हैं। नहीं, ऐसा कदापि मत करना राजन। किसी और के द्वारा स्पर्श की गई मुद्रा मेरे किसी काम की नहीं रहेगी। मैं कुछ समझा नहीं ऋषिवर। हम शाही खजाने से एक स्वर्ण मुद्रा स्वयं उठाएंगे और मंत्र पढ़कर महारानी को देंगे। जैसी आपकी इच्छा ऋषिवर। फिर महाराज उसे लेकर अपने साथ शाही खजाने में ले गए। वह साधु के रूप में चोर था, जो बहुत प्रसन्न हुआ। वाह, शाही खजाने में कितना धन है। अगर मैं इसे चुराने में कामयाब हो गया तो मेरी 7 पुस्तों को भी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। ये सोचकर वह आगे बढ़ा और सामने से एक स्वर्ण मुद्रा उठा ली और पुनः महाराज से कहा, तुम्हारे शाही खजाने की व्यवस्था तो अच्छी है बेटा, लेकिन मान लो कि अगर किसी अन्य राजा ने तुम पर आक्रमण कर दिया तो तुम इस खजाने को लेकर किस रास्ते निकलोगे? आपके पीछे जो खुंटी है उसके खींचते ही एक गुप्त द्वार खुल जाता है। इस द्वार से हम खजाने सहित एक पहाड़ी की गुफा में पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छा, तुमने ऐसा उपाय सोचकर बहुत बुद्धिमानी का काम किया है। लेकिन क्या ऋषिवर? तुमने यह मुझे तो बता दिया बेटे, लेकिन किसी और को यह कभी ना बताना। मेरे अलावा इस गुप्त द्वार के बारे में केवल सेनापति ही जानते हैं ऋषिवर। तुम्हें इसके बारे में सेनापति को भी नहीं बताना चाहिए था। वह मेरे बचपन का मित्र है ऋषिवर। वह मेरे साथ कभी भी धोखा नहीं करेगा। अच्छा चलिए महाराज, मैं स्वर्ण के सिक्के पर मंत्र पढ़कर महारानी को दे देता हूँ। ठीक है ऋषिवर। इसके बाद साधु रूपी उस चोर ने झूठ मूठ का उसे स्वर्ण सिक्के पर मंत्र पढ़ा और महारानी को दे दिया। इस मंत्र पढ़े सिक्के को अपने पास ही रखना बेटी, जब तक तुम्हें संतान की प्राप्ति ना हो जाए। ठीक है मुनि देव, मैं ऐसा ही करूंगी। और फिर वह साधु अपने आश्रम में पहुंचा और अपने साथियों को बताने लगा। हमें दरबार के शाही खजाने के बारे में सब कुछ पता चल गया है। हमें आज ही इस चोरी को अंजाम देना होगा। और ऐसा ही हुआ। चोर चरण सिंह अपने साथियों के साथ राज दरबार में जा घुसा और सारा खजाना लूट लिया। जब अगली सुबह ये बात सारे महल में फैल गई, तो महाराज बहुत क्रोधित हुए और अपने मंत्री से बोले, खजाने की सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है कि सैनिकों से नजर बचाकर चिड़िया भी वहां तक नहीं पहुंच सकती, फिर खजाना कैसे चोरी हो गया? महाराज, शाही खजाना गुप्त द्वार से चोरी किया गया है। खजाने के गुप्त द्वार के बारे में तो मुझे और मात्र सेनापति को ही मालूम था। फिर चोरों को गुप्त द्वार के बारे में कैसे पता चला? कहीं सेनापति चोरों के गिरोह में शामिल तो नहीं है? आप क्या सोच रहे हैं महाराज? तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो सेनापति जी। तुम्हारे कारण ही शाही खजाने की चोरी हुई है। शाही खजाने के गुप्त द्वार के बारे में मात्र मुझे और तुम्हें ही पता था। आप बेकार में मुझ पर शक कर रहे हैं महाराज। मैं अपनी प्यारी बेटी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि यह भेद मैंने किसी को नहीं बताया। सैनिकों, सेनापति को ले जाकर कारागार में डाल दो। महाराज की इस बात को सुनकर सभी सैनिक स्तब्ध थे, लेकिन उन्होंने महाराज की आज्ञा का पालन किया और सेनापति को ले जाकर कारागार में डाल दिया। अगले दिन जब दरबार लगा तो महाराज ने घोषणा की, अगर सेनापति कल तक अपना अपराध कबूल नहीं करते हैं तो कल सुबह ही उन्हें फांसी दे दी जाएगी। ये खबर सेनापति की बेटी सुलेखा तक भी पहुंची कि उनके पिताजी को कारागार में डाल दिया गया है और कल उन्हें फांसी दे दी जाएगी। तो वह महाराज के दरबार आ पहुंची और महाराज से बोली, महाराज, क्या ये सच है कि कल मेरे पिताजी को फांसी दे दी जाएगी? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। लेकिन अगर तुम्हारे पिता ने ये बात बता दें कि खजाना कहाँ पर है, तो उनकी सजा टल सकती है। लेकिन महाराज, जो अपराध मेरे पिताजी ने किया ही नहीं, वह कैसे कबूल कर सकते हैं? ऐसा क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम्हारे पिता ने यह नहीं किया है? महाराज, सबूत तो आपके पास भी नहीं है। आप मुझे 10 दिन की मोहलत दे दे, मैं असली चोरों का पता लगाकर अपने पिताजी पर लगाए आरोपों को झूठा साबित कर दूंगी। लेकिन अगर 10 दिनों के अंदर तुम ऐसा नहीं कर सकी तो आप बेशक मेरे पिताजी को फांसी दे दीजिएगा। ठीक है सुलेखा, मैं तुम्हें 10 दिन की मोहलत देता हूँ।
महाराज की स्वीकृति पाकर सुलेखा अपने घर पहुंची और अगली सुबह होते ही असली चोरों का पता लगाने के लिए घर से निकल पड़ी। उसने 5 दिनों तक सारे नगर का भ्रमण कर डाला, लेकिन उसे चोरों का कुछ पता नहीं चला। एक दिन वो सोचने लगी, मैंने सारे नगर का भ्रमण तो कर लिया, लेकिन चोरों का कुछ पता नहीं चला। अब जंगल की ओर जाना चाहिए, हो सकता है चोर डर के मारे जंगल में बसे हो। वो सारा दिन जंगल में भटकती रही, लेकिन उसे कुछ ना मिला। जब शाम हुई तो उसे कुटिया के सामने आग जलती दिखाई दी। मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए, वहाँ आग जलाकर कौन बैठा है। हो सकता है चोरों का गिरोह यहीं पर बसा हो। यही सोचकर वो कुटिया के पास पहुंची। दरअसल वो चोर चरण सिंह और उसका गिरोह था, जो साधु के भेष में बैठे थे। सुलेखा झाड़ी के पीछे जाकर खड़ी हो गई और उन सब की बातें सुनने लगी। साथियों, अब हमें चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि राज खजाने से हमने इतना धन चुरा लिया है कि सारी जिंदगी आराम से बिता सकते हैं। ओ, तो ये साधु नहीं चोर है, और वही चोर है जिन्होंने शाही खजाना चुराया है। आखिरकार मुझे खजाने के चोरों का पता चल ही गया। ये चोर बहुत शातिर है। अगर मैंने यह महाराज को बताया कि ये चोर है तो वह विश्वास नहीं करेंगे। मुझे इन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। ये सोचकर वो वहाँ से चली गई और अगली सुबह होते ही महाराज के दरबार में जा पहुँची। महाराज, मैंने शाही खजाने के बारे में चोरों का पता लगा लिया है। कौन है वे? मुझे माफ करिए महाराज, मैं आपको उनके बारे में अभी नहीं बता सकती। इसका क्या मतलब है? मैं उनको रंगे हाथ पकड़ने की योजना बना रही हूँ महाराज। इसके लिए क्या आप मुझे एक शाही सराय दे सकते हैं? और मुझे सोने और चांदी के बर्तन भी चाहिए। अवश्य, मैं ये सारी चीज तुम्हें अवश्य दे सकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। सुलेखा ने महाराज का आभार व्यक्त किया और फिर वहाँ से अपने घर आ गई। फिर वो अगली सुबह होते ही वो उन चोरों के गिरोह जो साधु के भेष में कुटिया में रहते थे, उनके पास जा पहुंची। प्रणाम मुनिदेव। खुश रहो पुत्री, कहो यहाँ कैसे आना हुआ? ऋषि वर में सेठ राजदेव की पुत्री हूँ। मेरे पिताजी बड़े नगर में व्यापार करके लौटे हैं। उनके लौटने के उपरांत हमने अपनी शाही सराय में ऋषि मुनियों को शाही दावत दी है। मैं उसका निमंत्रण देने आपके पास आई हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप वहाँ अवश्य आए। अब तुमने दावत दी है तो हम अवश्य आएंगे। साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुलेखा वापस लौट आई और महाराज के शाही सराय में जाकर रुक गई और दावत की तैयारी करने लगी। अगली सुबह चोर चरण सिंह साधु के भेष में अपने साथियों के साथ सुलेखा द्वारा बताए पते पर शाही सराय पहुंचा। आइए महाराज, आपका शाही सराय में स्वागत है। आपका भोजन भी तैयार है। सुलेखा ने सम्मान पूर्वक उन साधु रूपी चोरों को बिठाया और सोने चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा। साधु सोचने लगा, वाह, इतने सारे सोने व चांदी के बर्तन। अगर इन बर्तनों पर हाथ साफ कर लिया जाए तो कितना अच्छा होगा। मैं आज रात ही अपने साथियों के साथ आऊंगा और यह सारे बर्तन और सारा माल लूट कर ले जाऊंगा। उन साधुओं ने वहाँ भरपेट भोजन किया और वापस अपनी कुटिया में लौट आए और इस शाही सराय में बर्तनों सहित धन लूटने की योजना बनाने लगे। उधर सुलेखा भी महाराज के पास जा पहुंची और उसने साधुओं के बारे में बताने लगी। महाराज, आज रात शाही खजाने के चोर शाही सराय में भी चोरी करने के लिए अवश्य आएंगे। आप उन चोरों के लिए कड़ा प्रबंध करें, जिससे वह शाही सराय से निकलकर बाहर ना जा सके। ठीक है, मैं प्रबंध करवा दूंगा, लेकिन अगर वह साधु चोर ना निकले तो आप मुझे जो भी सजा देंगे वह मुझे मंजूर होगी। सुलेखा के विश्वास दिलाने पर महाराज ने शाही सराय के चारों तरफ सैनिकों का प्रबंध करवा दिया। उसी रात सुलेखा एक मंत्री के साथ एक कोने में छुप गई। कुछ देर बाद वो चोर जो साधु के भेष में थे, वह शायद ही सराय में गुप्त तरीके से घुस गए और साधु अपने साथियों से कहने लगा, साथियों, सभी सोने व चांदी के बर्तन जो भी धन मिलता है उसे समेट लो। इसके बाद साधु रूपी चोरों ने सारा सामान समेट लिया। तभी वह मंत्री सामने आ गया और सैनिकों के साथ उन सबको घेर लिया और उन्हें दरबार ले जाकर महाराज के सामने पेश किया। राजा उस साधु को देखकर हैरान हो गया और सोचने लगा, अरे ये तो वही साधु है
जो कुछ दिन पहले मुझसे मिलने आया था। अरे ऋषिवर आप। महाराज, यह कोई ऋषि नहीं बल्कि चोरों का सरदार है। ओ, तो अब मुझे समझ आया कि शाही खजाने के गुप्त द्वार से चोरी कैसे हुई। मैंने शाही खजाने के गुप्त द्वार के बारे में इस पाखंडी साधु को भी बताया था। पाखंडी, तूने शाही खजाना कहाँ छुपाया है? अगर तूने नहीं बताया तो तेरा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, वो खजाना मेरे जंगल की कुटिया में रखा हुआ है। तूने ना जाने कितनों का धन लूटा है। तू क्षमा योग्य नहीं, मात्र ही सजा ही मिलेगी। मंत्री जी, इन सभी को ले जाकर कारागार में डाल दो। महाराज की आज्ञा का पालन हुआ और उन साधुओं को ले जाकर कारागार में डाल दिया गया। तो महाराज ने सुलेखा से कहा, बेटी सुलेखा, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने न सिर्फ अपने पिता को सजा से बचाया, बल्कि पूरे नगर को भी चोरों के गिरोहों से बचा लिया। हम इसी समय तुम्हारे पिता को मुक्त करते हैं और तुम्हें इनाम स्वरूप 100 स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा भी करते हैं। एक नगर में रमेश नाम का नव युवक रहता था। उसे अपने पिता से विरासत में बहुत कुछ मिला था। इसका फायदा उसके मतलबी दोस्तों ने उठाया। रोज एक अलग अलग बहाने उससे खूब धन लूटते। रमेश की माँ उसे खूब समझाती, लेकिन वह अपनी माँ की कोई बात ना सुनता। धीरे धीरे अपने निकम्मे दोस्तों के कारण उसने अपना सारा धन बर्बाद कर लिया। रमेश के पास सारा धन समाप्त होते ही उसके सारे दोस्त ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग। बेटा, दुखी होने से अब कोई लाभ नहीं है। जो होना था वो तो हो चुका। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। माँ, मुझे इतना दुख तो धन के समाप्त होने का नहीं है जितना मेरे दोस्तों का मुझे धोखा देने का है। माँ, मुझसे गलती हो चुकी है, किंतु अब मैं क्या करूँ? अभी भी देर नहीं हुई है, तुम चिंता मत करो। मेरे पास कुछ जेवर है, तुम इन्हें बेचकर कुछ काम धंधा शुरू करो। लेकिन खबरदार, अब अगर तुमने किसी मतलबी इंसान को अपना दोस्त बनाया तो। ठीक है माँ, अब जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। रमेश ने अपनी माँ की बात मान ली और अपनी माँ के जेवर बेचकर नया कारोबार शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसका कारोबार बहुत ही अच्छा चलने लगा। लेकिन अब अपने पुराने दोस्तों से मिलने की आदत की वजह से रमेश बेचैन रहने लगा। माँ, मैं अपने दोस्तों के बिना नहीं रह सकता। तुम अगर दोस्तों के बिना नहीं रह सकते तो मेरी एक बात मान लो। तुम रोज एक नए दोस्त के साथ अपना समय गुजार लिया करो। एक बार किसी दोस्त के साथ खाना खाने के बाद तुम ना तो दोबारा उसके साथ कभी खाना खाना और ना ही उसे कभी अपने घर बुलाना। नगर के दोस्तों के साथ तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि उनके साथ कोई मतलब ना रखूं। इसलिए मैं ऐसा करता हूं कि यहाँ नगर में आने वाले नए मुसाफिरों से हर रोज किसी न किसी को अपने घर ले आया करूंगा। उन्हें खाना खिलाकर सुबह विदा कर दूंगा। तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा कर सकते हो। अगले ही दिन रमेश शाम को नगर में प्रवेश करने के मार्ग पर जाकर खड़ा हो जाता है। जो कोई भी मुसाफिर उसे वहां से जाता दिखाई देता है, वो उसे मित्र बनाकर सम्मान पूर्वक अपने घर ले जाता है। उसे घर में खाना खिलाता है, ढेर सारी बातें करता और सम्मान पूर्वक विदा कर देता है। देखा, मैंने कहा था ना कि धीरे धीरे तुम्हारा उन मतलबी दोस्तों से पीछा छूट जाएगा। तुमने ठीक कहा था माँ, मुझे नए नए दोस्त बनाने में बहुत अच्छा लगता है और मेरा मन भी प्रसन्न रहता है। एक दिन किशोर जब किसी नए मुसाफिर के इंतजार में बैठा था तो उसे सामने से एक सौदागर अपने नौकर के साथ आता दिखाई दिया। दरअसल वह सौदागर नगर का राजा था, जो नगर का भ्रमण करने के लिए वेश बदलकर महल से निकला था। प्रणाम मित्र, क्या तुम आज मेरे घर चलकर वहीं पर भोजन कर सकते हो? तुम कौन हो और मुझे भोजन का निमंत्रण क्यों दे रहे हो? मित्र, मैं हर शाम मुसाफिरों को अपने घर ले जाता हूँ, उन्हें भोजन कराता हूँ और सुबह सम्मान पूर्वक उन्हें विदा कर देता हूँ। इससे मुझे संतुष्टि मिलती है। ठीक है मित्र, तो मैं अवश्य तुम्हारे घर में भोजन करूँगा। रमेश की बात सुनकर राजा उसके साथ घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रमेश की माँ भोजन लगाती है और सभी भोजन करते हैं और रमेश महाराज से ढेर सारी बातें करता है। महाराज रमेश से पूछते हैं, मित्र, ऐसा क्या कारण है कि तुम हर शाम किसी न किसी मुसाफिर को भोजन कराते हो? रमेश ने अपने धोखेबाज मित्रों की सारी बात राजा को सुनाई।
मित्र, यह मैंने अपनी माँ की दी हुई नसीहत से शुरू किया है। इससे मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है और मेरा मन बिल्कुल भी दुखी नहीं रहता। रमेश, जो तुमने हमें ये दावत दी है और अपने घर में आश्रय दिया है, इसके बदले में मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, बल्कि मैं तो आपका एहसानमंद हूँ कि आप मेरे घर पर दावत पर आए। मित्र, माना कि तुम्हारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे मन में कोई भी इच्छा हो तो तुम मुझे बता सकते हो। मित्र, वैसे तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर मेरी एक इच्छा है, लेकिन आप उस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते। मित्र रमेश, तुम बताओ तो तुम्हारी क्या इच्छा है? हमारे यहाँ जो मुखिया है उसने पूरे गांव को परेशान कर रखा है, लेकिन कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर भगवान मुझे एक दिन का राजा बना दे तो मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि वह 7 पीढ़ियों तक याद रखेगा। भगवान करे आपकी इच्छा पूरी हो, चाहे जो भी हो, मैं इसे एक दिन का राजा अवश्य बनाऊंगा। फिर सभी सोने के लिए चले गए। राजा ने अपने नौकर से बेहोशी की दवा मंगाई और रमेश से छुपाकर उसके गिलास में डाल दी और वापस रमेश के पास आकर कहने लगे, लो भाई रमेश, तुम भी अपना दूध पी लो, फिर सोने के लिए जाओ। रमेश ने वह गिलास अपने हाथ में लिया और खट-खट कर सारा दूध पी लिया। थोड़ी ही देर में रमेश बेहोश हो गया तो महाराज ने अपने नौकर को उसे महल ले जाने का आदेश दिया और स्वयं भी महल पहुंच गए। सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। रमेश को राजा के ही बिस्तर पर लेटा दिया जाए। कल शाम तक रमेश को ही राजा समझकर उसका पूरा सम्मान किया जाए और मंत्री जी, कल यह व्यक्ति मेरी जगह दरबार में बैठेगा। इसके हुक्म का पालन ऐसे किया जाए जैसे हुक्म का पालन किया जाता है। महाराज की आज्ञा का पालन किया गया। रमेश को शाही बिस्तर पर लेटा दिया गया। सुबह हुई तो एक नौकर ने रमेश को जगाते हुए कहा, महाराज की जय हो। महाराज, सुबह हो गई है, अब आप स्नान करके दरबार में चलने के लिए तैयार हो जाएं। रमेश ने ये सुना तो वह सन्न रह गया। इधर उधर देखकर सोचने लगा, यह मैं कहाँ आ गया हूँ और यह कौन है जो मुझे जगा रहा है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। हाँ, कल सौदागर से बात करते हुए राजा का जिक्र किया था, लगता है मैं वही सपना देख रहा हूँ। राजा साहब, जल्दी से उठिए और सभी दरबारी आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या भगवान ने मुझे सच में राजा बनवा दिया? किंतु ऐसा कैसे हो सकता है? देखो भाई, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं कोई राजा वाजा नहीं हूँ। ये कैसे हो सकता है महाराज कि मैं आपका गुलाम आपको भूल जाऊं? लगता है आज आपने कोई बुरा सपना देखा है। रमेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कल तक वह एक सामान्य व्यक्ति था और आज अचानक राजा कैसे बन गया। लेकिन उसने नौकर की बात मान ली और तैयार होकर दरबार पहुंच गया। महाराज की जय हो। आपने क्या हुक्म किया है? महाराज, क्या फरियादी पेश किया जाए? सर्वप्रथम मेरा आदेश है कि इस नगर के मुखिया को एक देश निकाला दे दिया जाए और उसे कहा जाए कि यह तुम्हारी सजा है जो तुमने राजगढ़ के गांव वालों को परेशान कर रखा है। इसके साथ ही राजगढ़ में रह रहे एक व्यक्ति रमेश की मां को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए। राजा बने रमेश की आज्ञा का पालन हुआ कि उसे महल में शाही भोजन करवाया गया और सोने से पहले उसे एक गिलास दूध दिया गया जिसमें बेहोशी की दवा मिली हुई थी, जिसे पीकर रमेश बेहोश हो गया। रमेश को उसके घर में पहुंचा दिया गया। सुबह होते ही रमेश की आंख खुली तो वह आश्चर्य में पड़ गया। सैनिक, दासियां, सभी कहाँ हो? जल्दी आओ। रमेश जोर जोर से सभी को आवाज देता रहा, लेकिन कोई भी नहीं आया। थोड़ी देर बाद उसकी माँ उसके सामने उपस्थित हुई। क्या हुआ बेटा? हाँ रमेश, तुम ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? तुम किसे अपना बेटा कह रही हो? ये क्या तुम अपनी माँ को नहीं पहचान रहे हो? कौन रमेश? अब तो मैं इस राज्य का राजा हूँ। क्या मेरा बेटा पागल हो गया है जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? बेटा रमेश, तुम ऐसी पागलों वाली बातें मत करो। अगर किसी ने सुन लिया तो हमारी सामत आ जाएगी। और तुझे पता भी है, इस राज्य के राजा ने मुसाफिरों को भोजन कराने के लिए हमें इनाम में 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी हैं। माँ, मैं ही तो राजा हूँ, मैंने ही तो आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने का आदेश दिया था। बेटा रमेश, अगर तुम्हारी ऐसी अजीब बातें पड़ोसियों ने सुन ली तो वो तुम्हें पागल खाने डलवा देंगे। क्या मैं सच में रमेश हूँ? हाँ बेटा, तू मेरा बेटा रमेश है। रमेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था और अब वो बहुत परेशान रहने लगा। न तो कारोबार को देखने जाता और न ही नए मुसाफिरों को भोजन करवाता। बेटा, मुझे लगता है
तुम्हें मुसाफिरों को फिर से भोजन करवाना प्रारंभ कर देना चाहिए। इसी से तुम्हारी समस्या का समाधान होगा और तुम्हारा मन भी शांत रहेगा। तुम ठीक कहती हो माँ, नए मुसाफिरों को अपना मित्र बनाकर अपने दिल की बातें करूँगा तो परेशानियाँ स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। ये सोचकर रमेश नगर में प्रवेश करने के मार्ग पर खड़े होकर नए मुसाफिरों का इंतजार करने लगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे सामने से वही सौदागर जो उस नगर के राजा थे आते हुए दिखाई दिए, लेकिन उन्हें देखकर रमेश ने मुंह फेर लिया तो राजा ने कहा, रमेश, पुरानी बातें भूल जाओ, मैं आज रात भी तुम्हारे घर पर ही बिताना चाहता हूँ। नहीं, मैं आपको अपने घर नहीं ले जा सकता। आपके घर ले जाने के कारण ही मेरे साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। लेकिन आपको कैसे पता कि मेरे साथ क्या हुआ? रमेश, दरअसल मैं ही इस नगर का राजा हूँ। मैं ही भेष बदलकर नगर के भ्रमण पर निकला था तो तुम्हारे घर आया था और मैं ही तुम्हारे दूध में बेहोशी की दवा मिलाकर तुम्हें अपने महल में पहुँचा दिया था। महाराज ने बाकी सारी कहानी विस्तार पूर्वक रमेश को बताते हुए कहा, क्योंकि तुम एक दिन के राजा बनकर मुखिया को दंड देना चाहते थे, इसलिए मैंने तुम्हें एक दिन का राजा बनाया था। परंतु सच मानो तो तुम एक बहुत ही सच्चे और ईमानदार इंसान हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे महल चलकर नौकरी करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपने तो मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी। महाराज, आप सच में बहुत दयालु हैं। मैं अवश्य आपके महल में नौकरी करूंगा। अगले ही दिन रमेश ने महल में नौकरी करना शुरू कर दिया। अब रमेश और उसकी माँ के दिन बड़े ही सुख से गुजरने लगे।